नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। एंड दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने महाद्वीपों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एशिया महाद्वीप कवर किया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आज दोस्तों हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। ठीक है, तो यूरोप, आप जानते हैं एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है एक दूसरे से? उसका नाम था यूराल माउंटेन्स यानी यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे यहीं कहाँ कहीं कहीं यूराल पर्वत श्रृंखला है, जिसके बाद से एशिया शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब यूरोप महाद्वीप पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, पूरब में हमारा एशिया महाद्वीप है क्योंकि यूराल माउंटेन के बाद एशिया महाद्वीप शुरू हो जाता है, और भूमध्य सागर से दक्षिण में घिरा हुआ है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं एक बार, देखिए ऊपर की साइड पूरा क्या है, आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, यानी ये उत्तर की साइड आर्कटिक ओशियन में घिरा हुआ है। ठीक है, पश्चिम की साइड ये पूरा अटलांटिक महासागर है। ठीक है, जब हम जलमंडल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर यहाँ पर है। ठीक है, ये हो गया अटलांटिक महासागर, कहाँ पे, वेस्ट में। ठीक है, अब पूर्व में क्या है, यूराल माउंटेन, यानी यहाँ पे पूरा एशिया का पार्ट आ गया। ठीक है, इधर आ गया आपका एशिया। ठीक है, और नीचे कौन है, ये रहा, ये भूमध्य सागर है दोस्तों। ठीक है, ये कौन सा है, भूमध्य सागर, जिसको आप मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से स्थल यानी जमीन से घिरा हुआ है। दोस्तों अगर कोई भी भूमि, ठीक है, कोई भी भूमि चारों तरफ से जल से घिरी हुई होती है, ठीक है, चारों तरफ से किससे घिरी होती है, जल से, तो उसको हम बोलते हैं द्वीप। ठीक है, अगर कोई भूमि तीन तरफ से जल से घिरी होती है और एक तरफ उसके स्थल ही रहता है, ठीक है, एक तरफ होता है स्थल यानी जमीन और तीन तरफ से पानी से घिरी होती है, उसको बोलते हैं हम प्रायद्वीप। ठीक है, जो चारों तरफ से घिरा है उसे द्वीप बोलते हैं, जो तीन तरफ से जल से घिरा है उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, और जो दो तरफ से पानी जल से घिरा हुआ है और दो तरफ उसके स्थल है, यानी ये एक तरह से दो स्थलों को जोड़ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्थल संधि, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, तो इस्थमस बोलते हैं जो दो तरफ से जल से घिरा रहता है और दो तरफ से स्थल भाग से घिरा रहता है, यानी दो स्थलों को ये बेसिकली क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्थल संधि। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब ये यूरोप तीन तरफ से तो घिरा हुआ है पानी से, है ना। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप किस तरह से घिरा हुआ है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। तो यूरोप कैसा घिरा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर्कटिक ओशियन है, इसके इधर क्या है, भूमध्य सागर है यानी मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, और इधर क्या है, अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, और इधर क्या है, इधर एशिया है यानी कि स्थल है। ठीक है, ये यूराल माउंटेन मान लीजिए। ठीक है, तो यानी ये तीन तरफ से पानी से घिरा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जितने भी इसमें कंट्रीज प्रेजेंट हैं वो सारे तीन तरफ से पानी से घिरा है, यानी बहुत ज्यादा प्रायद्वीप हमें यूरोप में ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जाता है यूरोप को, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। ठीक है, यूरोप के अधिकांश देश तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण इस वाले प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी बोला जाता है। क्लियर दोस्तों, इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश देश जो इसमें हैं वो तीनों तरफ से पानी से घिरे हैं और एक तरफ से भूमि से घिरे हैं। ठीक है, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस है, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेसिकली ये यूरोप में नहीं आता, ये यूरोप और एशिया दोनों में आता है, यानी यूरेशिया का पार्ट है। तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक बड़ा देश रूस है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो कि टेम्स नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, टेम्स नदी के तट पर बसा है लंदन शहर। ठीक है,
तो यानी यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यहाँ पे कहीं लंदन है तो वो टेम्स नदी पर बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है फ्रांस। दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस, है ना। तो पेरिस को हम क्या कहते हैं, पेरिस को हम फैशन की नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेरिस कहाँ, कौन सी नदी पे है, सीन नदी पे। जो लंदन है वो टेम्स नदी पे, जो पेरिस है वो सीन नदी पे, और इसको हम फैशन की नगरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसको, पेरिस को। और यह विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, और सबसे ज्यादा जो शैंपियन यानी जो शराब है वो फ्रांस में ही बनती है, इसलिए इसे फैशन की नगरी, सुंदर नगर, सूरा का नगर और सुंदरियों का नगर भी बोला जाता है फ्रांस को, ठीक है। तो शैंपेन शराब जो है वो विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है, ठीक है। तो फ्रांस को वाइन यार्ड भी बोला जाता है, और फ्रांस को क्या बोला जाता है, सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। तो यानी फ्रांस के हमने 5 नाम पढ़े। पहला सुंदर नगर, यानी फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है उसको सुंदर नगर बोला जाता है, ठीक है। और फैशन की नगरी भी बोला जाता है पेरिस को, ठीक है। शैंपेन शराब जो सबसे ज्यादा फ्रांस में बनती है, इसलिए इसको वाइन यार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, वाइन यार्ड। और फ्रांस को ही सूरा और सुंदरियों का नगर देश भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। नेक्स्ट जो यूक्रेन है, यूक्रेन विश्व का सबसे गेहूं उत्पादक है, ठीक है। गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादक पूरे विश्व में तो नहीं, बट हाँ यूरोप में यूक्रेन में होता है, ठीक है। तो यूक्रेन गेहूं उत्पादक है, तो इसलिए वहां पे क्या बोला जाता है, इसको रोटी की डलिया भी बोला जाता है, ठीक है। विश्व का अन्न भंडार भी बोला जाता है, और यूरोप की रोटी की टोकरी भी बोला जाता है, ठीक है, यूक्रेन को। तो इसका प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है यूक्रेन, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं हम यूक्रेन को, एक तो विश्व का अन्न भंडार, या रोटी की डलिया, या यूरोप की रोटी की टोकरी, ठीक है दोस्तों। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है, यानी सर्वाधिक जो अंगूर और जैतून मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, इटली में मिलता है, ठीक है। इटली में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा पूरे विश्व में, ठीक है। और इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इटली में भी कृषि प्रधान है, जैसे हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है ना। इसमें कृषि सबसे ज्यादा प्रधान पे मानी जाती है, यानी सबसे ज्यादा कृषि हम भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इटली में भी कृषि ही प्रधान है, इसी वजह से यूरोप का भारत इटली को बोला गया है, ठीक है। और यहाँ हिमालय की तरह एल्प्स पर्वत भी हैं, जैसे हमारे हिमालय पर्वत है भारत में होता हुआ जाता है, ऐसे ही इटली में एल्प्स पर्वत माउंटेन है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से वो एल्प्स माउंटेन यहाँ पे है इटली में, स्विट्जरलैंड होते हुए। क्लियर दोस्तों। और इटली में एक नदी है पो नदी, पो नदी को भी हम क्या बोलते हैं, इसको हम इटली की गंगा बोलते हैं। अब देखिए इटली को यूरोप का भारत बोला जाता है क्योंकि कृषि प्रधान है, ठीक है। और भारत में क्या है, गंगा नदी है, सेम ऐसे इटली में एक पो नदी है, उसको इटली की गंगा बोला जाता है। जैसे भारत में हिमालय है, सेम ऐसे ही एल्प्स इटली में है। क्लियर, क्लियर दोस्तों इतनी बात। चलिए यहाँ हिमालय की तरह एल्प्स पर्वत है जो कि एक फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत। मैं आपको बता चुका हूँ वलित पर्वत क्या होते हैं। नेक्स्ट नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है दोस्तों, नॉर्वे को फियोर्ड तट। अब ये फियोर्ड तट क्या होते हैं, दरअसल हम दोस्तों जलधाराएं पढ़ेंगे, जब हम जलमंडल पढ़ेंगे तब मैं आपको जलधाराएं पढ़ाऊंगा कि ठंडे पानी की जलधाराएं कौन सी हैं और गर्म पानी की जलधाराएं कौन सी हैं, ठीक है। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम है। ये गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये एक गर्म पानी की जलधारा है, ठीक है। ये गर्म पानी की जलधारा कहाँ से आ रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इधर से आकर के कहाँ टकरा रही है, ये देखिए ये नॉर्वे है, ठीक है, ये है यहाँ पे नॉर्वे। तो ये सीधी कहाँ पे जा रही है गर्म पानी की जलधारा, इधर जा रही है नॉर्वे साइड, ठीक है। अब जहां भी गर्म पानी की जलधारा जाती है तो वहां का तापमान बढ़ा देती हैं, और यहाँ पे दोस्तों
इस साइड पे है ना, ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध जोन में आता है, यानी वहां पे थोड़ी थोड़ी बर्फों के तट हैं, ठीक है, बर्फ के तट हैं। अब ये जैसी ही गर्म जलधाराएं वहां पे जाके लगती है तो वहां का भी टेम्परेचर गर्म कर देती हैं, और गर्मी में आप पता है कि बर्फ पिघल जाती है। तो कुछ जो वे तट हैं कुछ इस तरह से वो ऐसे 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 पिघल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पानी आ जाएगा, यानी मान लीजिए ये पूरी की पूरी एक सपाट जमीन थी, यानी बर्फ का एक टुकड़ा होगा, यानी बहुत बड़ा चट्टान होगी बर्फ की। तो ये आकर के यहाँ टकराए तो वहां पे उसने गर्म कर दिया वहां का आसपास का टेम्परेचर, और जब गर्म कर दिया तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो पिघलने की वजह से तो इस तरह से उस चट्टान में पानी भर गया और इस तरह से तट बन गए। तो ये इस तरह से बर्फ के तटों को ही हम क्या बोलते हैं, फियोर्ड तट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको फियोर्ड तट कहां देखने को मिलेंगे, नॉर्वे में। क्यों? क्योंकि जो गल्फ स्ट्रीम है वो वहां से कहां जा रही है, नॉर्वे की तरफ जा रही है, और वहां के सारे जितने भी, ये देखिए ये जो गर्म जलधाराएं जा रही है सीधी जा करके यहाँ पे टकरा रही है। तो यहाँ पे जितने भी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं फियोर्ड तट देखने को मिलते हैं, क्योंकि बर्फ जमी है और गर्म जलधारा वहां पे जाकर के टकरा रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फियोर्ड तट हमें कहाँ मिलते हैं, नॉर्वे में। क्लियर दोस्तों इतनी बात? तो नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। अब देखिए इंग्लिश चैनल यहाँ पे है दोस्तों, ये देखिए यूनाइटेड किंगडम है, ये फ्रांस है, तो ये इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, ठीक है, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग करता है, ठीक है दोस्तों। और यूरोप के फिनलैंड, यूरोप में जो फिनलैंड है उसको क्या बोला जाता है, झीलों का देश, यानी वहां पे बहुत सारी झीलें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे भारत में झीलों का नगर या सिटी ऑफ लेक्स किसको बोला जाता है, भोपाल को, जो कि मध्य प्रदेश में है। जब हम भारत पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी झीलें प्रेजेंट है वहां पे। लेकिन यूरोप के फिनलैंड को क्या बोलते हैं हम, झीलों का देश, ठीक है, उसी तरह से। और जो दोस्तों डोवर जल संधि है, ठीक है, ये हमारे इंग्लिश चैनल में एग्जिस्ट करती है, जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, ठीक है। कौन सी जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, डोवर जल संधि, ठीक है। और इससे जाने वाली एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। क्लियर? तो यानी डोवर जल संधि में हमने एक सुरंग बना ली है, जो कि ये देखिए यहाँ पे कहीं इंग्लिश चैनल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक डोवर जल संधि है, ठीक। तो इसमें एक हमने सुरंग बनाई हुई है जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ रही है, फर्स्ट थिंग। दूसरी, ये इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ती है, नॉर्थ मतलब उत्तरी सागर से भी जोड़ती है, ठीक है। तो ये जोड़ने का काम किस किस को कर रही है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। और उसमें जो हमने एक टनल यानी एक सुरंग बना रखी है, एक पास बनाया हुआ है जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है एक दूसरे से, ठीक। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल। मैंने बताया गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जलधारा है जो मैक्सिको के लेकर के कहां तक जा रही है, हमारे नॉर्वे वाली साइड, ठीक। तो यानी सारी की सारी वहां पर जब जहां से भी पास होती है गर्म जलधारा, वहां के आसपास का टेम्परेचर भी क्या कर देती है, गर्म कर देती है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, यूरोप का गर्म कंबल, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहां से गल्फ स्ट्रीम जा रही है और ये पूरा यूरोप है, ठीक है। तो ये यानी इतने आसपास का एरिया पूरा यहाँ पे गर्म कर रही है, ठीक। तो यहाँ का एरिया गर्म कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल। क्लियर? ठीक है, उपनाम से जाना जाता है किसको, गल्फ स्ट्रीम को, यूरोप का गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। स्विट्जरलैंड दोस्तों, जहां पे मैंने बताया कि स्विट्जरलैंड जहां पे थोड़े बहुत एल्प्स की वो भी है रेंज, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड को क्या बोला जाता है, यूरोप का मैदान, ठीक है, यूरोप का खेल का मैदान किसको बोला जाता है, स्विट्जरलैंड को। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर? नीदरलैंड,
नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है और इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। दोस्तों दरअसल क्या बात हुई, नीदरलैंड का मतलब था कि वहां पे हमें जमीन देखने को नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि वो उसके आसपास का जो एरिया था वो बहुत, जैसे मान लीजिए सागर है, ठीक है, वो तटीय एरिया था और वो बहुत नीचा था, तो यानी पानी वहां पर के आ जाता था, तो इसलिए वहां पे हमें लैंड नहीं मिलता, इसी नाम से उसका नेवरलैंड से नीदरलैंड पड़ा। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब वो क्या कहते हैं, जब पानी आ जाता था उसके लैंड के ऊपर, तो उन्होंने क्या करा, उस किनारे पे बहुत बड़े बड़े क्या कर दिया, दीवार बना दी, दीवार तरह की, यानी तटबंध बना दिए, ठीक है, तटबंध बना दिए। तो उन तटबंधों को ही हमने क्या कहा, डाइक कहा। तो यानी जैसे यहाँ पे पानी आ जाता था इस लैंड के ऊपर, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे बड़े बड़े तटबंध बना दिए, पत्थर 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 डाल करके तटबंध बना दिए, जैसे आपको मरीन ड्राइव पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तटबंध बना दिया, तो यानी पानी अब इधर आना तो बंद हो गया, और जो बाकी पानी है उसको विंड मिल की वजह से, विंड मिल लगा करके एक पंप जोड़ दिया कि विंड मिल आप जानते हैं ना, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसे बड़े बड़े पंखे घूमते रहते हैं, ठीक है, तो ये घूमती थी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, ठीक है। उस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज किया इन्होंने पंप लगा दिया और उस पंप से संक्शन करके, यानी सोख करके जल वापस समुद्र में डाल दिया, ठीक। और फिर इन्होंने क्या किया, वहां पे जो नीचे से जो निकला, ठीक है, हिस्सा जमीन का, उसके ऊपर बाकी क्ले मड वड लगा करके उन छोटे छोटे पोर्शन करके इन्होंने जमीन का निर्माण किया नीदरलैंड वालों ने, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त जो हमें भूमि हुई उसको हमने क्या कहा, पोल्डर, ठीक है। तो इन्होंने कैसे किया, सबसे पहले तटबंध बनाए, फिर सारा पानी को बाहर निकाला, फिर उस पर मट्टी क्ले विले डाल करके एक छोटे छोटे उन्होंने जमीन के पोर्शन बनाए, ठीक है। उन जमीन के पोर्शनों को क्या कहा हमने, पोल्डर, ठीक है, उनको क्या कहा हमने, पोल्डर, ठीक है। और जो तटबंध थे उनको क्या कहते हैं हम, डाइक। क्लियर। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में दोस्तों क्या है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है, ठीक है, ये एक पास है, किसके बीच में, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में। आप जानते हैं एल्प्स माउंटेन जो है वो इटली और स्विट्जरलैंड में अब फैला हुआ है, ठीक है। तो माउंटेन्स में ही बनते हैं हमारे दर्रे, ठीक है, यानी पासेस जिसको हम बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। तो यहाँ से दोस्तों आपके दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किस माउंटेन्स रेंज में है, तो वो एल्प्स में है, ठीक है। किन दो देशों के बीच में है, स्विट्जरलैंड और इटली। ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो यानी जो ज्यादातर फैला हुआ है इसका पार्ट एल्प्स माउंटेन का, कहां पे है, स्विट्जरलैंड में ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। ठीक है। और गोडर्थ बेस सुरंग, ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और गहरी सुरंग है, जो कि एल्प्स पर्वत में है, जो कि कहां पे है, स्विट्जरलैंड में ही है। क्लियर। दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग कौन सी है, गोडर्थ बेस सुरंग, जो कि कहां पे है, एल्प्स पर्वत में, पर्वत श्रृंखला में। और जो एल्प्स पर्वत श्रृंखला ज्यादातर कहां पे है, स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार है, ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो ये ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा एल्प्स में है, और सुरंग गोडर्थ बेस सुरंग एल्प्स में, जो विश्व की सबसे लंबी और गहरी सुरंग है। क्लियर। और यह सुरंग कम से कम कितनी है, 57 किलोमीटर लंबी है, और ये कहाँ, एल्प्स के नीचे बनाई हुई है, यानी एल्प्स पर्वत श्रृंखला के अंदर। क्लियर। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच बेरनर दर्रा है, ठीक है, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच कौन सा दर्रा है, ब्रेनर, ठीक है। इस दोनों के बीच में ये एक पास है। क्लियर। अब मैं आपको ये बता चुका हूं, पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। क्लियर। ये देखिए दोस्तों, ये इटली है, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इटली और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सा दर्रा है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड,
ठीक है। और इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में कौन सा पास है या दर्रा है? ब्रेनर दर्रा। क्लियर। एल्प्स जो यहाँ पे है, ठीक है। गोडर्ड बेस सुरंग जो सबसे लंबी और गहरी है विश्व की, 57 किलोमीटर लंबी है, वो स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड को क्या प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप यानी यूरोप के खेल का मैदान भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों इतने पॉइंट्स? चलिए दोस्तों, अब उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इसमें लगभग 29 देश आते हैं आपके, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल कितने हैं? 29 देश। उत्तरी अमेरिका की खोज दोस्तों 1492 में किसने की थी? कोलंबस ने की थी, आप जानते होंगे, जैसे वास्को डी गामा ने भारत की थी, ठीक है। अतः इसे क्या बोला जाता है? नई दुनिया भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अमेरिका को क्या बोला जाता है? नई दुनिया, ठीक। और 100 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा इसी महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, ये देखिए 100 डिग्री, ठीक है, ये 100 डिग्री आ रही है बिल्कुल। तो ये कि लगभग इस महाद्वीप के बीच में से गुजर रही है 100 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के बीच में से कौन सा देशांतर? 100 डिग्री देशांतर बिल्कुल मध्य से गुजरती है। क्लियर। उत्तरी अमेरिका का नाम दोस्तों, अमेरिका जो नाम है वो कहां से आया था? अमेरिगो वेसपुस्सी के नाम से आया था। ये एक बहुत साहसी यात्री था, इतना साहसी था कि इसके नाम पे पूरे अमेरिका का नाम पड़ा, ठीक है। कौन था ये? अमेरिगो वेसपुस्सी। इसके नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा, जैसे कि एशिया आंसू वर्ड से पड़ा था, है ना, हम पढ़ चुके हैं वो। नेक्स्ट, पनामा नहर। दोस्तों मैंने आपको बताया जो दो स्थल संधि यानी इस्थमस, जो दो स्थल क्षेत्रों को आपस में जोड़े, उसको इस्थमस या स्थल संधि बोलते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है उसके बीच में कौन सी संधि है? इस्थमस ऑफ पनामा। तो इस्थमस ऑफ पनामा यानी पनामा स्थल संधि पूरे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक साथ जोड़ती है, ठीक है। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, इसको आप इस्थमस ऑफ पनामा भी कहते हैं। क्लियर। ये दोस्तों मैप है, इस मैप को हम ही पढ़ेंगे जैसे जैसे इसके बारे में हम मुख्य तथ्य हम जानते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे इसके बाद से क्या शुरू हो जाता है? दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे कहीं कहीं इस्थमस ऑफ पनामा है। क्लियर। उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इंडियन और नीग्रो नामक की प्रमुख जनजातियां हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बोडो है, ठीक है, और क्या कहते हैं गारो है। क्लियर। तो इस तरह से वहाँ की भी जो जनजातियां यानी जो ट्राइबल पीपल हैं वो कौन कौन है? रेड इंडियन और नीग्रो, ठीक है। इन नाम की वहाँ पे जनजातियां में मिलती है, कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। क्लियर। और उत्तरी अमेरिका उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिन्ले, जो कि 6194 मीटर ऊंचा है, जो अलास्का में है। अलास्का का पार्ट दोस्तों इधर की साइड है, ये देखिए ये है अलास्का, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ये हमें माउंट मैकिन्ले मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड है। क्लियर। जो कि दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैक कहते हैं। क्लियर। और यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। दरअसल दोस्तों जहां पर, ठीक है, ये कहाँ पे है? न्यू फाउंडलैंड लगभग यहाँ पे है, यहाँ कहीं है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? यहाँ से गल्फ ऑफ मैक्सिको से कौन सी जा रही थी? गल्फ स्ट्रीम जा रही थी, ठीक है। उधर से जो आती है वहां पे एक लैब्राडोर की आती है, इधर से ठंडी जलधारा। तो जहाँ पे दोस्तों गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां पे एक अलग तरीके की घास उगती है जिसको हम प्लैंकटन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लैंकटन सबसे ज्यादा इस एरिया में ही उगती है, ठीक। तो इस घास को ज्यादातर मछलियां खाती हैं। तो इसीलिए वजह से जो ये न्यू फाउंडलैंड है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है, तो यहाँ पे इसलिए सबसे ज्यादा वो घास उगती है, इसी वजह से वहां पे सबसे ज्यादा मछली पालन की व्यवस्था है। क्लियर। तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? न्यू फाउंडलैंड में मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। क्लियर।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्व तट मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, और इस पे जो चलने वाली चक्रवात हवाएं हैं उन्हें हम हरिकेन और टोर्नेडो के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? ये देखिए एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे, तो यहाँ की प्रमुख चलने वाली हवाएं क्या है? टोर्नेडो या फिर हरिकेन। क्लियर? और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पियरी कहता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक पूरा लेक्चर नंबर 6 या 7 में समझाया था, ठीक है। पियरी कहते हैं हम कौन से घास के मैदान को, जो कि हमारे उत्तरी अमेरिका की साइड पे आते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका और कनाडा वाली साइड पे आते हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है ना। जैसे सबसे ज्यादा वाइनयार्ड कहाँ पे बनती है? फ्रांस में बनती है, इसलिए उसको हम वाइनयार्ड और सूरा और सुंजो का देश भी कहते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होती हैं। जैसे जूट और गन्ना भारत में होता है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। सेम ऐसे ही मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अमेरिका में, ठीक है। विश्व में दूसरा सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों पहले नंबर पे था, अभी हाल ही में ब्राजील हो गया है सबसे पहले नंबर पे सोयाबीन का उत्पादन करने वाला देश, और अमेरिका कहाँ चला गया है? दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है अमेरिका, ठीक है। मक्का में तो पहले नंबर पे है, लेकिन सोयाबीन में दूसरे नंबर पे अब आ गया। पहले ये पहले नंबर पे था, अब पहले नंबर पे कौन आ गया? ब्राजील। तो ब्राजील विश्व का सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश है। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में का जो मैक्सिको है वो विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैक्सिको कहाँ पे है? अमेरिका के जस्ट नीचे है, ठीक है। ये अमेरिका के नीचे मैक्सिको है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा क्या होती है? यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है? चांदी, ठीक है। तो चांदी उत्खनित करने वाला देश कौन सा है सबसे ज्यादा? मैक्सिको। और इसके साइड में क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। और जो उत्तरी अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है, इसमें ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। सबसे लंबा स्टेशन तो इंडिया में है, हुबली स्टेशन, है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो कौन सा है? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ठीक है। ये लंबा नहीं है, ये सबसे बड़ा है। जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है और सबसे लंबी नदी नील नदी है, सेम ऐसे विश्व का सबसे लंबा स्टेशन हुबली स्टेशन है, जो कि इंडिया में है, कर्नाटक में। और सबसे बड़ा ये ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की विख्यात मक्का मंडी। अब आप जानते हैं भाई मक्का सबसे ज्यादा अमेरिका कर रहा है उत्पादित, तो यहाँ पे भी सबसे बड़ी मक्का मंडी भी वहीं होगी, ठीक है। तो विश्व की विख्यात मक्का मंडी कहाँ पे है? अमेरिका के सेंट लुइस नगर में है। क्लियर? और संयुक्त राज्य अमेरिका का एम्स्टर्डम गुंबद विश्व का सर्वाधिक बड़ा गुंबज है, ठीक है। कौन सा गुंबज? एम्स्टर्डम, ठीक है। क्लियर दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है, यानी अजायब घर है। तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर भी कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है, जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। क्लियर? उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, ठीक है। ताजी पानी की झील है सुपीरियर, यानी लेक सुपीरियर, ठीक है। लेक सुपीरियर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। हालांकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो वही है कैस्पियन सागर, है ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। क्लियर? और बैकाल झील सबसे गहरी है ना, मैं आपको बता चुका हूं ये सब। नेक्स्ट, अमेरिका की जो सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है, बहुत सारी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, ठीक है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस। ये नदी क्या है? वहां पे बहुत सारी झीलें हैं, उन सबको मिलाती हुई निकल जाती है वो समुद्र में, ठीक है। तो यानी उन सभी के लिए वहां पे एक जल का मार्ग बन गया है कि मानी एक तरफ से शुरू होकर के आप उसी नदी के थ्रू सभी झीलों को घूम सकते हैं, ठीक है। तो सबसे लंबा जलमार्ग कौन बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी, क्योंकि ये सभी झीलों से मिली हुई है। क्लियर? नेक्स्ट,
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी जलधारा है, मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको न्यूफाउंडलैंड सबसे ज्यादा मछली के लिए, ये देखिए उत्तरी साइड पे ये लैब्राडोर आ रही है, ठीक है, यहाँ से ठंडी जलधारा आ रही है, तो यानी ठंडी जलधारा आ रही है तो ये आसपास का क्षेत्र थोड़ा क्या कर देगी, आसपास के क्षेत्रों को थोड़ा ठंडा कर देगी, यानी उनका जो तापमान है वो कम कर देगी। क्लियर। और इधर से कौन सी जा रही थी, गल्फ स्ट्रीम, जो कि सबसे गर्म, मतलब जो गर्म पानी की जलधारा है, ठीक है, जो यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे क्या बनती है, प्लैंकटन घास, और इसीलिए वहाँ पे सबसे ज्यादा मछली पालन केंद्र है, कहाँ पे, न्यूफाउंडलैंड में। क्लियर हुआ दोस्तों बात। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग है दोस्तों, कनाडा में, ठीक है, गेहूं की मंडी के नाम से, गेहूं की मंडी विनिपेग है कनाडा में, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, जो रोटी की डलिया, जो जिसे हम यूक्रेन को बोलते हैं ना, यूरोप की रोटी की टोकरी या रोटी की दलिया, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, गेहूं की मंडी, ठीक। तो गेहूं की मंडी विख्यात कहाँ पे है, विनिपेग, जो कि कनाडा में है। क्लियर हो दोस्तों बात। नेक्स्ट, फिल्म उद्योग के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शहर कौन कौन से हैं, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस, ठीक है, और क्या कहते हैं, जो फैशन की नगरी है वो तो पेरिस है, और फिल्म के लिए फेमस कौन कौन से हैं, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस। क्लियर। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, येलोस्टोन पार्क है दोस्तों। मैं आपको येलोस्टोन पार्क के बारे में भी बता चुका हूं जब मैंने आपको अर्थक्वेक वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें क्या था, येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल गेजर है जो हर मिनट में उद्गार होता है, और आप जानते हैं गेजर क्या था, गेजर जो वाष्प और अन्य गैसें निकलती हैं और जल भी निकलता है, ठीक है, सुराखों में से बहुत तेजी से साथ, उसको हम गीजर बोलते हैं। और गेजर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नहीं, यानी जो हर मिनट में फटता है वो कौन सा है, ओल्ड फेथफुल गेजर, जो कि येलोस्टोन पार्क में ही था, है ना। तो ये कहाँ पे, राज्य अमेरिका में है, और इसको क्या बोला जाता है, वहां का राष्ट्रीय उद्यान भी येलोस्टोन पार्क ही है। क्लियर। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अमेरिका में तांबा उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, नगर एरिजोना। क्लियर। और अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सी है, मेसावी खान। क्लियर। और सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है, होमस्टेक खान। क्लियर। कनाडा में वायुयानों को दोस्तों, वायुयानों को बर्फ के ऊपर कहां पे उतारा जा सकता है, कनाडा में जो बर्फ जमी हुई है वहां पे प्लेन को भी लैंड करा देते हैं, ठीक है। तो कनाडा में वायुयान को झीलों और सागरों में जमी बर्फ के ऊपर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि वहां पे लैंडिंग करना काफी आसान होता है। क्लियर। और 3 तरह के हिल, यानी ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, ये भी नाम की पहाड़ियां हमें अमेरिका में ही मिलती है। क्लियर। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नाम की पहाड़ियां हमें कहाँ मिलती है, अमेरिका में। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।